इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। सिर्फ ये सबब नहीं हो सकता, पूरी बात सुनकर तुम भी मुझसे मुत्तफिक हो जाओगी। मेरा सवाल रह गया, इस वक्त मेरे लिए मुराद ज़रीफ हर शख्स से ज़्यादा अहम है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ के हालात की वजह से अमरीकी सफारतकारों की नकलो हरकत बहुत महदूद कर दी गई है। इन अजनबी मकामियों से हर कीमत पर दूर रहने की हदायत दी गई है। लेकिन कल रात दफ्तरी औकात के बाद एक पाकिस्तानी अमरीकी कौंसल खाने पहुंचा था। उस वक्त जॉन स्मिथ अपने दफ्तर में मसरूफ था। वो पाकिस्तानी जॉन स्मिथ से मिलने के बाद टैक्सी से वापस रवाना हुआ तो मेरे आदमी ने उसका पीछा किया। सदर की भीड़ भाड़ से गुजरने के बाद MA जिना रोड पर मेरा आदमी टैक्सी के करीब पहुंचा तो वो खाली थी। मैं दिल ही दिल में हंसे बगैर नहीं रह सका। वो रास्ते में दरवाजा खोलकर कहीं उतर गया होगा। हाँ, ड्राइवर ने बताया कि महबूब कलात मार्केट वाले सुर्ख सिग्नल पर वो ड्राइवर को 100 रुपए का नोट थमाकर अचानक ही रुके हुए ट्रैफिक में उतर गया। ड्राइवर नए मुसाफिर की तलाश में आगे निकलता चला गया। ये कैसे पता चला कि उस पाकिस्तानी का नाम मुराद ज़रीफ था? मैंने बेचैनी से पूछा। कौंसल खाने के सिक्योरिटी रजिस्टर में उसके नाम का इंदराज है। वो सिर्फ 18 मिनट बाद वहां से निकल आया था। इनके सिक्योरिटी स्टाफ में हमारे आदमी भी मौजूद हैं। हर सफारती इमारत में सरकारी तौर पर हमारे कुछ न कुछ आदमी जरूर शामिल होते हैं। आमतौर पर इन्हें रिकॉर्ड वगैरह से दूर और अलग थलग रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन गेट पोस्ट पर मौजूद सिक्योरिटी रजिस्टर को कहीं भी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। पता नहीं मुराद कौन था और वहां क्यों गया था। मुराद सहरा नामी एक NGO का सरबराह बल्कि मालिक है, जो कुछ अरसा पहले तक कोचा नवर्दी करता था। अब अचानक माला माल हो गया है। मैं खुद भी कल से उसी के चक्कर में हूं। मेरा वो इंकिशाफ जलाल के लिए नाकाबिल यकीन हद तक हैरत अंगेज साबित हुआ। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके एक पेचीदा तरीन सवाल का जवाब मेरे पास पहले से मौजूद था। मैंने उसे अपनी जुमला मालूमात से आगाह करना शुरू कर दिया। वो वाकई बहुत मुखलिस और मेहनती इन्फार्मर था। GR के कत्ल की खबर सुनकर जलाल ने उसे खुले दिल से खराज तहसीन पेश किया। वो कई बार हमारे लिए भी काम कर चुका था। उसकी कारकर्दगी हमेशा काबिल रश्क हुआ करती थी। अब मुराद की गर्दन पर एक खून भी है। मैं इसका मुंतजिर हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है क्या वो भूल कर भी मुझसे राब्ता नहीं करेगा। उसकी असल डोर जॉन स्मिथ के हाथ में आ गई है। तुम्हारे दाम में आते आते वो फिसल कर इधर कैसे निकल गया? जलाल मुतहय्यर था। बज़ाहिर मुझ पर एतबार करने के बावजूद वो मेरी तरफ से शकूक व शुबहात में मुब्तला हो गया था। वो फोर्ड फाउंडेशन के किसी नापाक मंसूबे पर काम कर रहा है। उसके पास दूर तक की मुतबादल हदायत मौजूद रही होगी। मकबूल चौधरी से राब्ता मशकूक होने या टूट जाने की सूरत में जॉन स्मिथ उसका निगरान मुकर्रर किया गया होगा। उसने वहां पहुंचकर मेरी और अपनी गुफ्तगू दोहराई। जॉन ने उसे खामोशी से लौट जाने की हदायत दी और वो हैदराबाद चला गया। मेरे फोन से तुम्हें यह फायदा तो हुआ कि अब तुम्हें इस मुर्दार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमने उसके खिलाफ काफी मवाद फराम कर दिया है। तुम अपना काम करते रहो, हम अपने तरीके से उसे घेरते हैं। देखना यह है कि फोर्ड फाउंडेशन वालों ने उसे क्या काम सौंपा है और मुराद को इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है। वो जलाल का पेशा वराना इखलाक था कि उसने मुझसे यह जानने की कोशिश नहीं की कि हमें सहरा और फोर्ड फाउंडेशन या फ्रीडम इंटरनेशनल के राब्तों का सुराग कैसे मिला। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अब हमारी लड़ाई सिर्फ NGOs के खिलाफ रह गई हो। मैंने कहा, फ्रीडम इंटरनेशनल के बाद अब सहरा का नाम सामने आया है। पता नहीं अभी ऐसे कितने इदारे नकाबों में छुपे हुए। सब कुछ कल ही सामने आ गया होता। बदकिस्मती आड़े ना आती तो इसे जॉन स्मिथ से मिलने की मोहलत ही नहीं मिलती और वो इस वक्त तुम्हारा कैदी बना हुआ होता। तुमने उसे बहुत खूबसूरती से घेर कर माइक्रो सेंटर तक बुला लिया था। वहां अपना एक आदमी खो देने के बाद वो आज दोबारा उतर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने उसे जुज़वियात नहीं बताई थी, मोटे मोटे वाकयात सुना दिए थे। इनको जाने बगैर वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि मुराद ज़रीफ कैसे नाजुक हालात में निकल भागा था। अगर मुझे पहली बार सही अंदाजा हो गया होता कि वो मकबूल चौधरी की इमारत में मौजूदगी का यकीन किए बगैर माइक्रो सेंटर में कदम नहीं रखेगा और मैं इसी वक्त आवाज बदल कर उसे मुतमईन कर देता तो बहुत कुछ टाला जा सकता था। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। वो मेरी गलती नहीं थी बल्कि हालात के शदीद दबाव का मंतकी नतीजा था। गिनती के एतबार से इमारत के अंदर 7 अफराद मौजूद थे। हामिद अपने 4 आदमियों को लिए बाहर तैयार था, मगर फैसला करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। 7 बजने से चंद मिनट पहले तक मुझे पूरा यकीन था कि मुराद मेरे जाल में फंसने वाला था,
मुझसे उसकी जहानत का अंदाजा करने की गलती जरूर सरजद हुई थी। वो इस कदर मक्कार था कि उसने अपने मस्कन से कराची की राह इख्तियार करने से पहले ही अपनी मारूफ पजीरों को खैरबाद कहकर दूसरी गाड़ी संभाली थी। आखिरी लम्हात सर पर आने से पहले यह मालूम ही नहीं हो सका था कि उसके जहन में क्या खिचड़ी पक रही थी और वो किन तेवरों के साथ हमारे मुकाबला आने वाला था। एक दूसरे को ताज़ा तरीन तब्दीलियों से बर वक्त बाखबर रखने के वादों के साथ वो गुफ्तगू खत्म हो गई। इस वक्त सिर्फ जान स्मिथ हमारे सामने है। मैंने फोन बंद करने के बाद खुद कलामी के अंदाज में कहा, उसे हरगिज नहीं छेड़ना। अव्वल खान मेरी खुद कलामी पर चौंक कर बोल पड़ा। दुरूने खाना साजिशें हर वक्त चलती रहती हैं जब तक अमरीकी रावन मायर या बोब राफेल के केस की तरह खुलकर सामने नहीं आते। हमें इनसे दूर रहना होगा। यह स्पेशल टास्क फोर्स की मौजूदा पॉलिसी है और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जब STF के हाथ बांध दिए गए हैं तो तुम दूसरों के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हो। इस बार वीरा बोली थी, जान स्मिथ की निगरानी होती रहेगी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मैं एक हकीकत दोहरा रहा था, मैं खुद भी जानता हूं कि अमेरिकी अफसरों को इतने तसल्सल से निशाना बनाने के लिए कितने संगीन मुज़मरात हो सकते हैं। इस वक्त मसाइल में इजाफा करना मुनासिब नहीं होगा। बस अपनी पूरी तवज्जो मुराद ज़रीफ पर मरकूज कर दो। उसने 24 घंटे पूरे होने से पहले GR को कत्ल करके धनीराम का बदला ले लिया है। अब उसकी रस्सी दराज नहीं होनी चाहिए। अव्वल खान ने कहा। 4:15 बज रहे हैं। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए तशवीश जाहिर की। अभी तक सुल्तान शाह की तरफ से कोई फोन नहीं आया। इसे गए हुए खासी देर हो चुकी होगी। क्या इसका होटल हैदराबाद से करीब है? अव्वल खान ने नर्म आवाज में पूछा। हाँ, रसाला रोड पर कैंट के इलाके में है। उसे अब तक लौट आना चाहिए था। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और मेरी तशवीश में इजाफा होता रहा। मैंने कई मरतबा सोचा कि हैदराबाद फोन करूं, मगर फिर यह सोच कर इरादा मुलतवी कर दिया कि मेरे फोन से गजाला की परेशानी बढ़ जाएगी। सुल्तान शाह के निकल जाने के बाद वो कमरे में अकेली रह गई होगी। मेरी जरा सी फिक्रमंदी उसे संगीन अंदेशों में मुब्तला कर दी थी। 4:30 से जरा पहले फोन की घंटी बोल उठी और मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बराह रास्त गजाला की रूंधी हुई आवाज आई। सुल्तान शाह को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उसे कहाँ तलाश करूं। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेते हुए रसानिये से पूछा। होटल के कमरे से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए लाबी के कार्ड फोन पर हूं। मेरी आवाज़ सुनकर उसके अल्फाज बिखरने लगे। खुद पर काबू रखो और कमरे में जाने की बजाय खामोशी से होटल छोड़ दो। मैंने उसे हौसला दिलाने के लिए सख्ती से कहा। जेल रोड पर पहुंचकर कोई बस पकड़ो और सीधी कराची चली आओ। और सुल्तान शाह? उसकी आवाज़ में गहरा कर्ब और इज़्तिराब शामिल था। फिलहाल उसे भूल जाओ और खुद को बचाने की कोशिश करो। वो दीदा और दानिस्ता कहीं फंस गया है। वो गया तो आधे घंटे से भी कम वक्त में जायजा लेकर आ गया था। उसे देख लिया जाएगा। तुम वही करो जो मैं कह रहा हूं। जल्द अज जल्द कराची पहुंचने की कोशिश करो ताकि हम यकजा होकर सुल्तान शाह के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए एक लम्हा बहुत कीमती है। अगर वो देर से आया तो मुझे न पाकर परेशान हो जाएगा। गजाला सुल्तान शाह की फिक्र में घुली जा रही थी। वो समझदार आदमी है, फौरन कराची फोन करेगा और उसकी तसल्ली हो जाएगी। मगर तुम वक्त बर्बाद मत करो। ये समझ लो कि वो कहीं फंस चुका है। तो इस पर क्या गुजर रही होगी? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। ठीक है, मैं आपकी हदायत पर अमल करने जा रही हूँ। बाय। बाकी अल्फाज गजाला के हल्क में घुट कर रह गए और फोन का सिलसिला यकायक मुनक़ता हो गया। सुल्तान शाह आधे घंटे में लौट आया था, अब गायब है। मैंने गजाला को बस से कराची बुला लिया है। मैंने जज्बात से आरी लहजा में ऐलान किया, खुदा करे कि वो सही सलामत हो। जरा सी देर में ये तीसरी बुरी खबर है। अव्वल खान ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। पहले GR के कत्ल की खबर आई, फिर जलाल ने बताया कि पिछली रात मुराद दोबारा चुल देकर निकलने में कामयाब हो गया। अब सुल्तान शाह गायब है। यह मेरा कसूर है। मेरे कहने पर तुमने उसे सहरा के दफ्तर के मजीद देखभाल के लिए भेजा था। तुम्हारा नहीं, ये मेरा कसूर है। वीरा का चेहरा भी मायूसी से उतर गया। तुमने मना कर दिया था, मगर मैंने डैनी से इसरार किया था। फिर रात को भी मैंने जाने से पहले उसे दुआ नहीं दी थी। मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा। हमें बाद में भी अपने गिरेबानों में झांकने का मौका मिलता रहेगा। मैंने वीरा को घूरते हुए अपनी जेब से एक कागज निकालकर अव्वल खान की तरफ बढ़ाया। ये 4 नाम और फोन नंबर हैं, इनमें से एक कराची में है। मुझे जल्द अज जल्द इसका पता दरकार है। अव्वल खान ने उस कागज पर सरसरी नजर दौड़ाई और मुझसे कुछ पूछे बगैर फोन की तरफ बढ़ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे वजूद में इंतकाम का ज्वालामुखी जोर पकड़ता जा रहा था और मेरी तबीयत चाह रही थी कि अपने सामने आने वाली हर रुकावट को अपनी मुट्ठियों में पीस कर रेजा रेजा कर दूं। मगर बर्दाश्त से काम लेता और सिगरेटें फूंक फूंक कर कमरे में चहल कदमी करता रहा। मुझे उम्मीद थी कि गजाला खैरियत के साथ कराची पहुंच आएगी।
मगर सुल्तान शाह की तरफ से मेरा ज़हन मायूसी का शिकार था। अव्वल खान को दिए जाने वाले चारों नाम पहले से मेरे पास मौजूद थे। वो नाम और फ़ोन नंबर मैंने अकरम इलाही की बनाई हुई फाइल से हासिल किए थे। फोर्ड फाउंडेशन वालों ने इन चारों को मुराद का ताकतवर हामी और सरपरस्त करार दिया था। जब तक मुराद के हाथ आने की उम्मीद बाकी थी, मैंने इन चारों में से किसी को नहीं छेड़ा था कि कहीं वो मुराद को होशियार न करते। लेकिन सुल्तान शाह के गायब हो जाने के बाद अगर और मगर की वो तमाम रुकावटें दूर हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत के साथ इनमें से पहले आदमी की गर्दन नापने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी तो मेरी ऊपर उम्मीद नज़र उसकी तरफ उठी कि कहीं वो सुल्तान शाह की कॉल ना हो। अव्वल खान ने फ़ोन पर बात की तो मेरी इस उम्मीद पर ओस पड़ गई। वो किसी से पता ले रहा था। वो नाज़मा आबाद का पता था। चमन अली नामी वो शख्स नाज़मा आबाद के ब्लॉक नंबर 4 में रहता था। पता लेने के बाद मैं सोच में पड़ गया। शाम के 5 बजे किसी भी मुलाजमत पेशा या कारोबारी शख्स का अपने घर पर मौजूद होना गैर यकीनी था, जबकि मैं अपने शिकार की मौजूदगी का पूरा यकीन कर लेने के बाद ही उसकी कमीनगाह पर हमला करना चाहता था। कराची में रात के 12 बजे के बाद ही यह यकीन किया जा सकता है कि लोग अपने घरों में होंगे। मेरे लिए वो तवील इंतज़ार मुमकिन नहीं था। अगर सुल्तान शाह जिंदा था और मुराद की कैद में था तो उसके लिए हर गुजरता हुआ लम्हा एक अजाब से कम नहीं था। मैं सोचता रहा और मेरे जहन में वसवस से सर उभारते रहे। चमन अली अयालदार भी हो सकता था। वो कितना ही बदकिरदार और साजिशी हो, उसके अहले खाना के साथ बदसलूकी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। इन सब की मौजूदगी में चमन से ज्यादा पुरतशद्दुद बाज़पुरुष भी नहीं की जा सकती थी। बस एक ही सूरत थी कि उसे घर से उठा लिया जाता। तुम खामोशी से मुसलसल क्या सोचे जा रहे हो? अव्वल खान ने मुजरिमाना एहसास के साथ सवाल किया। इस वक्त सुल्तान शाह की बाजियाबी के सिवा और क्या सोचा जा सकता है? चमन अली का नाम तुमने अकरम इलाही की फाइल से नोट किया है ना? पर्चे पर लिखे हुए चारों नाम इसी फाइल से लिए गए हैं। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर इस पर हाथ डालना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद हो। इसे कैसे तलाश किया जाए? सदमे से तुम्हारा दिमाग माऊफ हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। अव्वल खान ने वही किया जो मेरे ज़हन के किसी गोशे में कलबला रहा था, मगर उभर कर सामने नहीं आ रहा था। उसने चमन अली के लाहौर से आए हुए दोस्त के फर्जी नाम से उसके घर फ़ोन किया तो पता चला कि अदालत की वजह से वो इस रोज़ अपने घर ही मौजूद था। फ़ोन उठाने वाली खातून ने चमन से बात कराने की पेशकश की, मगर अव्वल खान ने अगले रोज़ राब्ता करने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया। ज़्यादा भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं, बस 2 आदमी काफ़ी रहेंगे। मैंने अव्वल खान से कहा मेरा घर पर रुककर गजाला की वापसी का इंतज़ार करेगी। वो 7 बजे के बाद किसी भी वक्त माइक्रो सेंटर पहुंच सकती है। अव्वल खान ने बताया कि अकबर अली के ज़ख्म की हालत बेहतर थी और वो थोड़ा बहुत चलने फिरने की काबिल था। इसकी राय थी कि एहतियातन हम दोनों दलेर खान को भी अपने साथ ले लें तो बेहतर रहेगा। मैंने उसकी वो तजवीज़ कबूल कर ली और हम तीनों अव्वल खान की गाड़ी में फौरी तौर पर नाज़मा आबाद की तरफ रवाना हो गए। चमन को इसके घर से लाने के लिए हमारे जहन में कोई मंसूबा नहीं था। बस ये तय था कि उसे हर कीमत पर वहां से निकाल ले जाना है। तरीकाकार इससे मिलने के बाद तय किया जाता। यह बात हम दोनों ही समझ रहे थे कि वो जिस मिजाज का मालिक हो आसानी से अपना घर छोड़कर हमारे साथ जाने पर आमादा नहीं होगा। फोर्ड फाउंडेशन के नामजद किए हुए मुराद के सख्त जानी और फतीनी का मुजाहरा हम देख चुके थे। बकिया चारों के बारे में भी मैंने इसी किस्म का अंदाज़ा कायम किया था। नाज़माबाद के ब्लॉक नंबर 4 में बेशतर मकान बड़े रकबे पर आबाद हैं, मगर वहाँ छोटे मकान भी मौजूद हैं। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि चमन का घर एक छोटे प्लाट की ज़री मंजिल पर था। दलेर और अव्वल खान को गाड़ी में छोड़कर मैंने ही नीचे उतरकर डोरबेल बजाई थी। जवाब में भारी भरकम बदन की एक मुतवस्सित उम्र वाली खातून ने दरवाज़ा खोला और इस्तफसार तब निगाहें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। मेजर असद, मैंने खुश्क लहजा में कहा। मेरा नाम मेजर असद है, मैंने खुश्क लहजा में कहा। हम चमन अली से मिलने आए हैं। औरत के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए और उसने कहा अब ठहरे, मैं इन्हें बताती हूँ। बताने की जरूरत नहीं, आप रास्ता दे दें, हम खुद इन्हें बता देंगे। मामला कुछ संगीन है, मैंने नहायत बेरुखी से कहा। मेरे जहन में रह रहकर सुल्तान शाह का अजियत में डूबा हुआ चेहरा नाच रहा था। यह घर है, यहाँ फैमिली रहती है, क्या चमन कोई मुजरिम है? आप इस तरह पेश आ रहे हैं? मेरे जवाब देने से पहले अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। कौन है, क्या बात है? कोई मेजर असद हैं, घर में आना चाहते हैं। औरत ने पलट कर घबराई हुई आवाज़ में कहा। इस इस्ना में कुर्ते शलवार में मलबूस एक सेहतमंद शख्स औरत को हटाकर मेरे सामने आ गया। चेहरे मोहरे से वो तालीम याफ्ता मालूम हो रहा था। तुम चमन अली हो? मैंने सवाल किया। उसका सर इस बात में हिलते ही मैंने अपनी बात फिर शुरू कर दी। तुम्हें पूछगछ के लिए हमारे साथ चलना है? कोई हंगामा किए बगैर खामोशी से गाड़ी में आ जाओ। हाय मेरे खुदा! मेरी वो हदायत सुनते ही चमन के पीछे खड़ी हुई औरत तकरीबन चीख पड़ी। बेगम तमाशा मत बनाओ। चमन ने पलटकर गुस्से और भौखलाहट के आलम में बीवी को डांटा। मुझे बात करने दो, बात यहाँ नहीं हमारे दफ्तर में होगी। क्या तुम वाकई तमाशा बन जाओगे?
मौसम खुशगवार होने के बावजूद चमन की पेशानी पर पसीने की बूंदें फूट आईं। सर आप कुछ तो बताएं कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस सिलसिले में ले जाने की जरूरत पेश आ रही है। उसे अकलाते हुए कहा, फोर्ड फाउंडेशन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इनके स्कॉलरशिप पर मैंने वर्जीनिया से MBS किया था, यह बरसों पुरानी बात है। मेरे ज़हन में कड़ियां मिल गईं। वह फोर्ड फाउंडेशन का पुराना नमक ख्वार था। वर्जीनिया में CIA का हेडक्वार्टर मौजूद था। शायद दौरान तालीम ही उसके रुझानात देखभाल कर उसे फाउंडेशन की लिस्ट पर ले लिया गया था। मैंने उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिया बगैर तेजी से अगला सवाल किया। मुराद ज़रीफ को जानते हो? मुराद का नाम सुनते ही उसका चेहरा तारीख पड़ गया। अंदर आ जाएं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बस लम्हा भर के लिए मुझे उस पर रहम आया, फिर मेरा दिल सख्त हो गया। सफ़ेद पोश तबके के बहुत से लोग इबरतनाक इम्कानात के बारे में सोचे समझे बगैर किसी छोटी मोटी खुदगर्जी के लिए जराइम की दलदल में उतर जाते हैं और बज़ाहिर मौज करते रहते हैं, लेकिन जब इनके अमाल का नतीजा सामने आता है तो इज्जत को खाक में मिलता देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। मैंने अव्वल खान को इशारा किया, वो दोनों तैयार बैठे हुए थे। फौरन ही गाड़ी लाग करके आ गए। चमन की बीवी दोनों हाथों से अपना सीना थामे फटी फटी आंखों से हमें देखती रही और हम तीनों चमन के पीछे उसके ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए, जो मुख्तसर लेकिन घर की तरह साफ सुथरा और करीने से आरास्ता था। दिलेर खान अव्वल खान के इशारे पर बाहर रह गया था और हाजिर बाश की हालत में ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। हम दोनों अंदर सोफों पर बैठ के मजीद गुफ्तगू होने से पहले मैं अपना अजमाली तारुफ करवा दूं। उसने अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए पुरतशवीश और मुहाजिर खाना आवाज में कहा, मैं शरीफ और इज्जतदार पाकिस्तानी हूँ और एक गैर मुल्की बैंक में अच्छे ओहदे पर मुलाजिम हूँ। तुम्हारी शराफत और इज्जत की शोहरत ही हमें तुम्हारी दहलीज पर लेकर आई है। मैंने उसकी बात काट के दुरुस्ती से कहा, इन बातों की बजाय असल मामले की तरफ आओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। उसने रहम तलब और कदरे नमनाक आंखों से मेरी तरफ देखा और बोलने लगा, सब कुछ मेरी नेक नीयती से शुरू हुआ, मगर अब मुझे इल्म हुआ कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुराद इन मामलात को बहुत गलत और ख़तरनाक रुख पर ले जा रहा है। रुके बगैर तफसीलात बताते चले जाओ वरना हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। मैंने उसे टोका। मैं अमेरिका में तालीम के दौरान में फोर्ड फाउंडेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी का सरगर्म रुकन था। ग्रेजुएशन, मास्टर और फिर 2 साल मुलाजमत समेत मैंने अमेरिका में इज्जत और खुशहाली के 6 साल गुजारे। फिर पाकिस्तान आ गया। यहाँ फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिश पर मुझे फ्रीडम इंटरनेशनल की एजाज़ी रुकनीत मिल गई। मैं कभी कभी उनके इजलासों में शरीक होता और चंदा भी देता रहा। इन्होंने मुझे तहरीर व तकरीर के शोबे का निगरान मुकर्रर कर दिया। ये मेरा पसंदीदा मौजू था। अब से कोई 8 माह पहले अकरम इलाही ने मुराद ज़रीफ से मेरा तारुफ कराया। वो पढ़ा लिखा और पुरजोश नौजवान है जो भूखे प्यासे और पसमानदा पाशिंदों के लिए बहुत कुछ कर गुजरना चाहता है। मैं उसे अनपढ़ लोगों के लिए आसान उर्दू स्क्रिप्ट लिख कर देता रहा ताकि इनमें बेदारी की लहर पैदा हो। मुझे कुछ ही अर्सा पहले पता चला है कि मुराद ज़रीफ ने इन स्क्रिप्ट को पस मंजर में रखते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाकर ऐसी फिल्में बना डाली जो देहातियों में शहरी बालादस्ती के खिलाफ नफरत पैदा करती है। थर में पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए लोग जब स्क्रीन पर कराची के बड़े बड़े बंगलों के लान की महराबें और कीमती गाड़ियां धुलने के मनाजर देखते हैं तो उनसे नफरत महसूस करते हैं। वो इस तरह थर में बगावत की फिजा पैदा करने की सरतोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। अब मैं मजबूर हूँ कि उसके मुतालबों के मुताबिक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। नादानी में की जाने वाली गलती अब मेरी मजबूरी बन चुकी है। मुराद हैदराबाद में कहाँ मिल सकता है? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, मुझे सही इल्म नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितने बड़े चक्कर में फंस चुके हो। यह वाकई रियासत से बगावत का केस है। तुमने जुबान न खोली तो तुम्हारी सारी इज्जत और खुशहाली खाक में मिल जाएगी। अव्वल खान ने उसे समझाया। वह बहुत सफाक आदमी है, हर वक्त खून और गारतगिरी की बातें करता रहता है। वो मेरा घर उजाड़ देगा। तुम अपनी जुबान बंद रखोगे और उसे हमारे बारे में नहीं बताओगे तो महफूज रहोगे। अचानक अंदरूनी दरवाजे से उसकी बीवी ड्राइंग रूम में आ गई और अपना दुपट्टा फैलाकर चमन के सामने गिड़गड़ाई। तुम सब कुछ बता क्यों नहीं देते? इन शरीफ अफसरों ने तुम पर एहसान किया है तो हर बात बता दो। मुझे क्या पता था कि इतना पढ़ लिख कर भी तुम ऐसी हरकतें करते फिर रहे हो। तुम तो अपने साथ हम सबको ले डूबोगे। उसने बाकायदा बैन करना शुरू कर दिया। वह फिजा मकदर कर रही थी लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। चमन के लिए बीवी के आंसू और फरियादी फिक्रे ज्यादा असर अंगेज हो सकते थे। चमन ने घबरा कर उसे खामोश कराना चाहा लेकिन उसने अपने शौहर को गिरबान से झंझोड़ डाला। वो आजकल हैदराबाद में होता है तो हैदराबाद में गोपाल चंद के घर रहता है। आखिरकार चमन ने जुबान खोल ही थी। गोपाल चंद का नाम भी अकरम इलाही के जमा किए हुए कागजों में मौजूद था। मुझे यकीन हो गया कि चमन ने हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी। वो नागहानी उस्ताद के सामने हौसला हार बैठा था और वही हमारी कामयाबी थी।
इसे गोपाल चंद के घर का पता मालूम नहीं था, मगर वो घर उसका देखा हुआ था। उसने निशानियों के जरिए इतनी रहनुमाई कर दी कि जरा सी कोशिश के बाद हम उसके घर पहुंच सकते थे। ये याद रखना कि मुराद को हमारी इस मुलाकात की भनक में मिली तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। अव्वल खान ने चलते चलते चमन और उसकी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा, हम वादा खिलाफी जरा भी बर्दाश्त नहीं करते। उसी लम्हे मुझे एक और सवाल याद आ गया जो मैंने फौरन पूछ डाला, तुम गोपाल चंद से कैसे वाकिफ हो? मेरी और उसकी मुलाकात फ्रीडम इंटरनेशनल के एक इजलास में हुई थी। ताल्लुकात बड़े तो मालूम हुआ कि वो भी अमेरिका में रह चुका है और फोर्ड फाउंडेशन का ताहयात रुकन है। चमन ने बताया। वो मुमासलत काबिल गौर थी। फोर्ड फाउंडेशन में घुसे हुए CIA के एजेंट अपने एजेंडे की तकमील के लिए सिर्फ इन ही लोगों पर एतमाद करते थे जो अमेरिका में एक लंबी मुद्दत तक इनके करीबी मुशाहिदे में रहे हों। किरदार और शख्सियत के मुकम्मल तजिए के बाद ही किसी को फाउंडेशन की रुकनीत और दीगर जिम्मेदारियों का अहल तसव्वुर किया जा रहा था। वालमी बसात पर अपने मफादात हासिल करने के जदीद अमरीकी तरीके थे। बाहर से अपने चीदा चीदा निगरान मुसल्लत करने के साथ वो अमली मैदान में मकामियों से काम लेने की पॉलिसी पर अमल पैरा थे, जिसके नफाज के लिए मुनज़्ज़म और लंबी मुद्दत के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि इनके आलाकार बनने वालों की इब्तदा में शुबा तक नहीं होता होगा कि इन्हें किसी साजिश में मुलव्वस किया जा रहा है। वो फोर्ड फाउंडेशन जैसे आलमी शोहरत याफ्ता इदारे या इसकी किसी कमेटी की रुकनीत को अपने लिए एजाज समझकर कबूल कर लेते होंगे। चमन अली के बारे में हमारे तमाम मंदेशे बेबुनियाद साबित हुए थे। आला तालीम याफ्ता होने की वजह से वो सुलझे हुए जहन का मालिक था। उसने किसी मुजाहमत के बगैर हालात से मुकम्मल समझौता करते हुए हथियार डाल दिए थे और यूं सुल्तान शाह की तलाश का इब्तदाई मरहला किसी उलझन या तसादुम के बगैर तय हो गया था। मेरी दिली आरजू थी कि हमारे हैदराबाद पहुंचने तक मुराद को गोपाल चंद के मकान से कहीं और निकल जाने का मौका ना मिल सके। ऐसी सूरत में हमें उसका नया सुराग हासिल करने में दांतों पसीना आ सकता था। तुमने ये नोट किया कि मुराद के साथियों में हिंदुओं की खासी तादाद शामिल है। नाज़िमाबाद से वापसी के सफर में अव्वल खान ने गाड़ी चलाते हुए तबसरा किया, धनीराम के बाद अब गोपाल चंद का नाम सामने आया है। यह सिर्फ 2 नाम हैं, जबकि मुराद समेत दूसरे मुश्तबा अफराद अपने नामों से मुसलमान मालूम होते हैं। अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। सुल्तान शाह बाजियाब हो जाए तो शायद ये रुख भी खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चमन से मुलाकात के बाद कम अज कम ये पता चल गया है कि मुराद किस समत में जा रहा है। चमन से उसकी इस्तेदाद के मुताबिक एक खास काम लिया जा रहा है। मैंने सोचते हुए कहा, जिन लोगों को पीने के लिए साफ पानी के 2 चुल्लू और खाने के लिए अनाज की 1 मुट्ठी तक दस्तियाब न हो, वो ऐसी फिल्मों में क्या दिलचस्पी लेंगे? ये एक नजरियाती तरीका तो हो सकता है, मगर इसकी अमली अफादियत मुश्तबा है। बगावत के लिए फिल्म साजी का नजरिया मुझे भी अहमकाना लगता है। मैं मकसद की बात कर रहा था। मुराद ममलिकत और इसके मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन आज भी इसे तोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। दुश्मनों ने हमें खुले दिल से तस्लीम ही नहीं किया तो इनसे यह शिकवा बेकार है। दुख की बात यह है कि हमारे दरमियान मुराद ज़रीफ, अकरम इलाही और मकबूल चौधरी जैसे सांड पल रहे हैं जो हमारी अपनी फसलों को रौंदते फिर रहे हैं। शायद ये लोग मुल्ला सरकार वाला मंसूबा अभी तक लिए बैठे हैं। उसकी मौत के काफ़ी अरसा बाद हम पर उस सम से वार हुआ है। अव्वल खान ने वो जिक्र छेड़कर मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए। वो भी हमारी अपनी कमजोरी थी कि गैर मुस्लिम हमारी आबादियों में रूहानी पेशवा के रूप में अपने कदम जमाने में कामयाब हो गया था और अब हमारे अपने आदमी कमोबेश इसी मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अमरीकी इतने तसलसल के साथ क्यों हमारी शिकस्त और रेख्त के दर पे हैं। हमने इनका क्या बिगाड़ा है? कहने को मैंने अव्वल खान से वो बात कह दी थी, मगर मैं खुद इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अमेरिका ने इब्तदा से हमें एक ज़ेरे दस्त दोस्त के रूप में देखना चाहा था। इस पर इंसार करने वाले पाकिस्तान से इसे कोई पुरखाश नहीं थी, क्योंकि वो एशिया में चीन की बढ़ती हुई ताकत के मुकाबले में भारत को खड़ा करना चाह रहा था। जब तक पाकिस्तान इस मंसूबे में रुकावट नहीं बना, सुख चैन से रहा। जिस रोज से मुल्क में एटमी और मुआशी खुद कफालत का डंका बजना शुरू हुआ, मसाइब और मसाइल का आगाज हो गया। वो सब सियासत के बखेड़े थे जिनमें मैंने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। मेरे सामने हमेशा मुल्क व कौम का मफाद रहा था। हेरोइन के इंसदाद के नाम पर पाकिस्तान के गली कोचों की रग रग में हेरोइन फैलाने वाली शी के असल मकासद से आगाह होकर मैंने उससे बगावत की थी और फिर अपनी एक अलग राह मुतय्यन कर ली थी। वो मेरे लिए एक नई जिंदगी की इब्तिदा थी। मैं इस्तकामत के साथ अपनी इस राह पर आगे बढ़ रहा था। यह हालात की खुली सितम ज़रीफ़ी थी कि मेरे रास्ते में बाद सियासी संगहाए गरां भी आते रहे थे। मैं इन्हें चूम कर छोड़ सकता था, न इन्हें अबूर करके आगे निकल जाने की कुदरत रखता था। इनसे टकरा कर इन्हें पाश पाश कर देने या इस कोशिश में खुद रेजा रेजा होकर बिखरने के सिवा मेरे सामने कोई तीसरी राह कभी भी नहीं रही थी। और इस वक्त भी कुछ यही सूरत हाल थी।
कि मुराद ज़रीफ एक मुनज़्ज़म तकरीबकार के रूप में मेरे सामने था। सुल्तान शाह उसकी तहवील में था। मैं चाहता तब भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।